अच्छी चीजें पढ़े हम, ठीक है। तो हम लोग क्या किए थे कि अब तक जो पढ़े थे इकोनॉमिक्स को, वो क्या कर रहे थे कि पेट के एग्जाम को देखते हुए कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बन रहा है या किस कहाँ पे क्वेश्चन बनने का चांस था, हम लोग उस टॉपिक पे ज्यादा डिस्कस किए थे। और बस कई बार तो ऐसा भी हम लोग किए थे कि भाई जल्दी में चैप्टर नहीं हो पाया था तो सीट के माध्यम से ही सॉल्व कर लिए थे हम लोग कि चलिए भाई कुछ चैप्टर क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं कि क्या पता क्वेश्चन ही उसमें से आ जाए। और बड़ी अच्छी बात रही कि क्वेश्चन आए भी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और अभी जो हम लोग सिलेबस कवर करेंगे तो ऐसा नहीं कि बच्चा ऐसा भी है कि जिनको ऐसा लग रहा है कि बस पेट के एग्जाम के बाद अब कोई दूसरा एग्जाम नहीं देना है या कोई कंपटीशन का ही एग्जाम नहीं देना है या फिर अगली बार पेट बार तो नहीं देना है, बस इसी बार का था, ऐसा नहीं है। तो आपको एग्जाम तो देना ही है। तो अब हम लोग जो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और जो जितने भी आपके आज वनडे एग्जाम कंपटीशन वाले हैं इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे कि हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे और हम लोग कोई जल्दी नहीं है कि इतने क्वेश्चन कर ले इतने क्वेश्चन कर ले, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनता है। जैसे आपका है कि एक ही टॉपिक पढ़ लिया आप तो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उस टॉपिक से 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन या पेट में बन रहा है, पुलिस में बन रहा है, एसआई में बन रहा है या फिर आपका ये टेट में बन रहा है, तो आपका कहीं ऐसा डाउट ना हो कि जो क्या है कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। अब आप जो पढ़ेंगे वो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कि टॉपिक पढ़ने के बाद जितने भी प्रकार का लेवल उठा के जैसे भी क्वेश्चन पूछना है वैसे आप क्वेश्चन अब क्या कर लो पूछ लो। अब हम लोग कोई बहुत जल्दी है नहीं, बिल्कुल आराम से हम लोग क्या करेंगे सिलेबस को धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लगाइएगा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय। हेडिंग लगाइएगा नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम जो है ना आपका इकोनॉमिक्स में एक ऐसा टॉपिक है जहां पे क्या होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बार बार बनता नहीं रहता और क्वेश्चन जो बनता है तो क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन क्वेश्चन बनने से पहले एक बार क्या है कि आपको इसका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि भाई सच में क्या, क्योंकि जब आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो हमने अर्थशास्त्र में बताया था आपको कि क्या है कि अर्थशास्त्र ही क्या होता है। तो आपकी जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी और कैसे कैसे होता है इसी के बारे में हम चर्चा किए थे। तो उसमें से क्या है कि राष्ट्रीय आय की बात करते हैं कि कहते हैं किसी देश की राष्ट्रीय आय कितनी है, तो किसी देश की राष्ट्रीय आय या किसी देश की जीडीपी कितनी है और उसी के बेस पे आधार पे क्या करते हैं कि आप अनुमान लगा लेते हैं कि वहां का जो नागरिक होगा वो कैसा होगा या वहां के नागरिक की जो इनकम होगी वो कितनी होगी। अगर क्या है किसी देश के इनकम के बारे में किसी देश की जीडीपी के बारे में बताया जाता है तो वहां के नागरिकों के बारे में पता चलने लगता है, ऐसा आप सुनते हैं। तो क्या है एक तो कंपटीशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग का क्या रहेगा कंसेप्ट भी साथ में रहेगा। तो इसमें से कोई ऐसा भी है क्या कि जो कभी राष्ट्रीय आय के बारे में कुछ पढ़ा हो, कुछ जानते हैं? बिल्कुल फर्स्ट टाइम है सबका, सबका फर्स्ट टाइम है, पढ़े थोड़ा बहुत याद है, कोई बात नहीं। अगर आप राष्ट्रीय आय की बात करेंगे तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867 से 68 ईस्वी में किया गया था। लेकिन ये तो वन लाइनर क्वेश्चन हो गया, हमारा कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है कि कैसे किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है या फिर राष्ट्रीय आय जो होता है वो होता क्या है, किसे हम नेशनल इनकम कहते हैं, किस बेस पे किसी देश का नेशनल इनकम जो है वो निकाला जाता है, ये बात तो हमारा कंफर्म ही नहीं। तो आइए हम लोग इसी बात को जानेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय की अगर आप बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय को किसी भी देश की राष्ट्रीय आय क्या है तो इसकी सीधी डेफिनेशन है कि भारत की घरेलू
और चौथी क्या होती है भाई? एनएनपी। लेकिन आप किसी भी देश की जीडीपी को समझने से पहले, एनडीपी को समझने से पहले और या जीएनपी या एनएनपी क्या होता है इस पे चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन इससे पहले हमको क्या समझना होगा? तो दो बातें समझना होगा। अभी हमने एक बात कहा कि मौद्रिक मूल्य, तो मौद्रिक मूल्य के लिए हमको क्या समझना होगा भाई? तो एक तो हमको क्या समझना होगा? कॉस्ट के बारे में, और दूसरा क्या? प्राइस के बारे में। मूल्य और दूसरा क्या होता है? लागत के बारे में। क्योंकि दो बातें निकल के आएगी कि किसी वस्तु का जो उत्पादन होगा, तो भाई कोई भी अगर वस्तु और सेवाओं के 1 साल के भीतर अगर उत्पादन होगा और उत्पादन होने के बाद वो जितने की बिकेगी और वही जो पैसे से हमारी कमाई होगी 1 साल के भीतर, वही तो राष्ट्रीय आय निकल के आएगी कि हमारी कितनी कमाई होगी 1 साल के भीतर। यही बात है। तो भाई कमाई से पहले तो आपको देखना पड़ेगा ना कि कितना किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप। तो इन दो बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो क्या है? तो जो लागत होती है किसी भी वस्तु की, क्या है? लागत भी दो प्रकार से होगी। एक तो आपकी क्या होती है? कारक लागत होती है, और दूसरा जो है क्या होता है भाई? तो एक आपका बाजार लागत, जिसको आप क्या कहते हैं? तो फैक्टर कॉस्ट, और इसको क्या कहते हैं आप? मार्केट कॉस्ट। इसी तरह से क्या है कि प्राइस में भी दो बातें होती है। एक आपका क्या होता है? स्थायी मूल्य, और दूसरा जो है क्या है? अस्थायी मूल्य। अब सीधे से क्या करना है कि हमको इनको छोड़ देते हैं, हम चारों स्तंभों को पहले पढ़ना ना छोड़ देते हैं। पहले हमारा क्या होना चाहिए कि ये बातें क्लियर होना चाहिए। अब क्या है कि किसी भी वस्तु को सबसे पहले तो क्या है कि लागत क्या है? कॉस्ट क्या होता है किसी चीज का? इसको समझने के लिए या फिर ये इसमें किन बातों का ध्यान रखना है? दो बातों का। एक तो आप फैक्टर कास्ट को ध्यान में रखते हैं, दूसरा मार्केट कास्ट को ध्यान में रखते हैं। फैक्टर कास्ट क्या होता है या मार्केट कास्ट क्या होता है, इसकी बात करेंगे। तो जैसे
ये किस मूल्य पे हुआ? मार्केट कॉस्ट पे हुआ या बाजार मूल्य पे हुआ? तो ये दो बात क्लियर है आपके। अभी जो क्या है कि प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि कोई वस्तु जो बिकती है आपके यहाँ वो क्या होती है? बाजार मूल्य पे ही बिक रही। ठीक है, दो बात क्लियर है। तो किसी वस्तु का दाम तय करना होता है। अच्छा टमाटर है ना, तो टमाटर ऐसा नहीं कि मार्केट का समय से पहले से जोड़ा जाएगा, वो उत्पादित को जितना लगा उसमें कुछ थोड़ा बहुत लगा के ऐड करके आप बेच रहे हैं, किसी भी चीज को ऐड करके बेच रहे हैं। तो जिस भी वस्तु को उत्पादन करने में जितना पैसा लगा वो उतने में बिक गई, तो वो क्या कहलाएगा? फैक्टर कॉस्ट। और जिस वस्तु का क्या हुआ? उत्पादन करने में पैसा क्या हुआ कि उत्पादन के अलावा अदर जो टैक्स वगैरह जुड़ता है गवर्नमेंट लेने, कोई जो जुड़ता है पैसा अदर से, तो उसको आप क्या कहते हैं? बात। ये बात क्लियर है। तो दूसरी बात क्या होती है कि एक जो है स्थायी मूल्य और दूसरा अस्थायी। ठीक है, इसमें क्या होता है? तो स्थायी मूल्य किसी न किसी वर्ष को हम क्या करते हैं? आधार वर्ष मान के और महंगाई को घटाते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में क्या है, तो अभी 2011-12 का जो वर्ष है वो हमारा क्या है? आधार वर्ष है। और उसी को बेस मान के हम क्या करते हैं कि एमआरपी वगैरह लिखा होता है किसी चीज पे, तो कहा जाता है भाई ये एमआरपी जो है क्या है, तो इससे ज्यादा में आप नहीं बेच सकते, कम में भले चीजें क्या होती है आपको मिल जाती है। तो वो क्या है कि आधार वर्ष को देखते हैं, तो एक हमारा क्या होता है? फिक्स होता है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती है मार्केट में जो क्या है कि जैसे महंगाई बढ़ी तो उसका दाम बढ़ गया, जैसे महंगाई घटी तो उसका दाम घट गया, तो वो क्या हो गया? और स्थायी, यानी कि जिन पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट पड़ता है वो आपका क्या हो गया? और स्थायी वाला है, और जिन पे नहीं पड़ता वो स्थायी। दो बात क्लियर। अब मौद्रिक मूल्य का मतलब यही है कि अगर कोई वस्तु जो है वो क्या है कि फैक्टर कॉस्ट पे ना बिके, मार्केट कॉस्ट पे बिकेगी, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स जिस पे लगेगा तो वो सीधे किसी से क्या कहलाएगी आपकी? तो बाजार मूल्य पे बिक रही है। ठीक है, तो इतना बात को आप याद रखेंगे बस कि राष्ट्रीय आय की जो गणना हो रही है वो मार्केट कॉस्ट पे और या फिर जो आप है ना मौद्रिक मूल्य पे। तो मौद्रिक मूल्य का मतलब ही सीधा यही होता है कि सरकार जो आपको सब्सिडी वगैरह देती है उसको क्या कर दे? माइनस कर दे। और लेकिन बात का क्या होगा कि मार्केट कॉस्ट पे लगी तो उत्पादन करने वाला, लेकिन जब राष्ट्रीय आय की गणना होती है ना तो वो फैक्टर कॉस्ट पे होती है। बाकी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को क्या कर देता है? माइनस कर दिया जाता है कि किसी भी वस्तु को उत्पादन करने में कितना पैसा लगा और वो कितने की बिकेगी, बस उसी बात को देखा जाता है कि एक साल के भीतर हम 10 रुपए लगा के 10 रुपए का पंखा बनाए हैं और वो पंखा 10 रुपए का ही बिकेगा। ये बात जो होती है इसी को राष्ट्रीय आय जो है वो इसी में निकलती है। हालांकि बिकती है अपने मार्केट में, तो ये है कि 6 रुपए का गया जा रहा हमारा, तो 6 रुपए के लिए भाई बाकी गवर्नमेंट भी तो आपके लिए हाईवे बनवाती है, हॉस्पिटल बनवाती है, इन्वेस्ट भी तो करती है, आपका पेमेंट है, बाकी जो सिस्टम है मार्केट का इसको भी तो देखना होता है। तो ये 6 रुपए में ये काम चला, लेकिन राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वो हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे होती है। इतनी बात क्लियर? आगे बढ़ाना, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि राष्ट्रीय आय को समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा? 4 अवधारणाओं को समझना पड़ेगा। और ये 4 अवधारणाएं क्या है? तो इसमें जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है?
क्या थोड़ा सा घास पास हो गया, एक्सप्लेन करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी बिल्कुल एक एक करके, ठीक है। लिखिए, ये तो मान लीजिए कि नॉर्मल हेडिंग टाइप है, इसमें बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है। पूरा जो है वो चारों इसी पे टिका हुआ और बिल्कुल आप बात सीख जाएंगे कि कैसे हमारी कमाई है वो कैसे राष्ट्रीय आय में कन्वर्ट होती है, कैसे निकल के आता है। बिल्कुल हम लोग एकदम एक एक पॉइंट में चर्चा करेंगे कैसे निकाला जाता है। कहेंगे कि हम तो अपना पैसा कमा के घर में रखे थे भाई, कैसे पता हो गया किसी को कितना कमाते हैं, ये बात है। तो बिल्कुल कैसे पता चलता है, कैसे आती है निकल के, उस पर चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला ही जो हमारा आपको पढ़ने पड़ते हैं किसकी, जीडीपी। आइए सुनते भी कि हमारी जीडीपी जो है वो सुने थे कमेंट में, काफी आप सुन रहे थे कि जीडीपी हमारी क्या इतना घटा हुआ, जीडीपी को नुकसान हुआ, जीडीपी हमारी माइनस में चली गई, ऐसे तो चिल्ला रहे थे। तो क्या सुनते हैं क्या हमें पता है कि 7 पॉइंट जो है आपकी जीडीपी 7.8 रहने का अनुमान है, आरबीआई 7.6 बता रहा है। क्या बात आप सुनते हैं? तो सीधा जो जीडीपी है जो भी बातें हैं आपकी, तो पहले तो ये जीडीपी होती क्या, किसको आप जीडीपी कहेंगे, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है भाई, सकल, यानी कि ग्रॉस का मतलब क्या होता है, किसे आप ग्रॉस कहते हैं। तो अब ग्रॉस का मतलब भी क्या होता है, कुल। अगर क्या है कि नॉर्मल भाषा में कहते तो कुल कहते हैं, अगर मैथ पढ़ाते तो कहते कि टोटल, यही बात कहते हैं। लेकिन हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में टोटल को आप क्या कहते हैं, ग्रॉस या सकल कहते हैं। तो यानी कि एक वर्ष के भीतर, एक वर्ष कौन सा वर्ष है भाई, तो भारत का जो क्या है वित्तीय वर्ष, कब से कब तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो भारत का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला। तो इसी के भीतर यानी कि 1 साल के भीतर क्या भाई, तो कुल। सकल का मतलब क्या हो गया, कुल, और घरेलू। तो हमने डिफिनेशन बताई थी कि घरेलू सीमा के भीतर, तो घरेलू का मतलब कि जितनी भी हमारी घरेलू सीमाएं हैं, घरेलू सीमा कहने का मतलब, तो जैसे क्या होता है कि घरेलू सीमाएं भी क्या होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो एक तो जैसे कहते हैं हमारी क्या है, स्थलीय सीमा, जैसे आप कहते हैं ना जलीय सीमा, और तीसरा आप क्या कहते हैं, राजनीतिक सीमाएं कहते हैं ना, आप ऐसे बोल चल के भाषा में। तो ये क्या है आपका घरेलू सीमा या फिर जो भी। तो भारत का अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो जीडीपी का जो बात करते हैं आपकी जीडीपी जो है, इसका मतलब तो सीधा सही बात है, एक वर्ष के भीतर आप क्या जो भी वस्तु और सेवाएं होगी उसका अंतिम उत्पादन किस मूल्य पर, तो भौतिक मूल्य पे। इतनी बात तो क्लियर है। लेकिन हमारे जो ये भौगोलिक सीमा है, फिर हमारी जो घरेलू सीमा है, घरेलू शब्द यूज है, हम किसको घरेलू कहेंगे, ये तो कंफर्म होना चाहिए। तो घरेलू सीमा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि भारत का जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और पूरा भारत के भूमि में जितनी चीजें हो रही है उसी को बस हम घरेलू सीमा कह लेंगे। तो ये क्या हो गया, इस स्थलीय सीमा में आ गया है। लेकिन आप जलीय सीमा तो ऐसे जैसे भारत है, ये भारत है तो ये तो भारत का पूरा क्षेत्रफल हुआ, और ये भारत की बातें हुई। तो इतने पे 1 साल के भीतर इतने जमीन पे जो बातें होगी, जितने भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होगा, टोटल कितनी कमाई होगी और कितने का बिकेगा, उसी पैसे को आप क्या कहेंगे। तो ये तो एक ही सीमा हुई ना घरेलू वाली। दूसरी कौन सी है, तो इधर आप देखेंगे तो इधर क्या है भाई, अरब सागर, और इधर आपकी बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर। इसमें से तो भारत को प्रायद्वीप कहते हैं क्योंकि तीनों से घिरा हुआ है। अब बताइए कि ये जो घिरा हुआ है, तो आप बताइए कि यहाँ गुजरात हो गया, यहाँ आपका महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये बताइए कि इधर क्या है, तो इधर जलीय सीमा, तो
आप सुनते नहीं हैं कि भारत के मछुआरों को श्रीलंका वालों ने पकड़ लिया, पाकिस्तान के मछुआरों को भारत वालों ने पकड़ लिया, ऐसा आप सुनते हैं? तो भाई मछली को थोड़ा नहीं पता है कि आपका कहाँ तक बंटवारा है, वो तो बेचारी चली जाएगी जाते जाते। तो अब वो चली जाती है तो मछुआरा जो उसको किधर जा रही है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसके पीछे पीछे बढ़ जाते हैं। तो भाई जो नेवी वाला है वहां तक लगा हुआ है, बैठ के हमारे बाउंड्री में आप क्यों आए, हमारे गाँव आ जाओ, क्योंकि बगल में उस गन्ना में छिल लेता है। अब क्या है कि देखिए किसी के अगर घर के पीछे आप 12 बजे रात को घूम रहे हो, भले आपका पेट दर्द कर रहा है, लेकिन अगर जो सामने वाला घर वाला देख लेगा तो समझेगा कि आपका पेट दर्द कर रहा है तब आप हमारे घर में घूम रहे हैं, मैंने जरूर कुछ तुम्हारा पर्पस है। अगर 12 बजे नींद में उठा तो क्या हो जाएगा आप समझ ही रहे, समझ रहे ना? अगर जहां से झटके से कह दिया कि भाई चोर, तो भाई दूसरा सामने वाला सब नींद में दौड़ेगा। अब पहला थप्पड़ मारने के बाद वो बताएगा कि तुम ही हो, बाद में पहचाने। तो इसी प्रकार से अगर कोई मछुआरा क्या करता है कि किसी भी बाउंड्री में, समुद्र में भी आपका बंटवारा होता है, जल में भी, कि देखिए इस लाइन में कोई आएगा नहीं, अगर आ भी गए ना तो तुम्हारा समझ लो हमारा क्या है कि हम रात को घूमे जाएंगे दौड़ी रोड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या है कि जब आप किसी के घर के सामने 4 बार चक्कर लगा रहे हैं तो जरूर के देखिएगा कि क्या मतलब भाई हमारे यहाँ पे क्यों चल रहा है, तो पेट दर्द करे तो दौड़ जाते हैं रात दिमाग में। अब होता क्या, तो ये वाली चीज समझते हैं। इसके बाद ही क्या होता है कि यहाँ पे आप 2000 मीटर तक की दूरी होती है ना, इसमें आप अपनी जहाजों को लेके आ जा सकते हैं, यहाँ रुके होते भी नहीं। सुनते नहीं किसी देश की जहाज रुक जाती है, पड़ जाती है तो परेशान रहता है सामने वाला, हटाओ जल्दी, यहाँ क्या हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि आप आ जा सकते हैं, रास्ता है। जैसे अपने घर के सामने रोड है तो रोड पे आप आइए जाइए, 10 मिनट के बाद आ जा रहे हैं, रात रहेंगे तो बोलता है क्या आपसे। इसके बाद क्या होता है कि 3600 मीटर की दूरी होती है जल में, जल की बात बता रहे बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो इधर वाली एरिया है अगर इसमें आप बात करते हैं तो इसमें अगर कोई द्वीप पड़ गया, छोटे छोटे द्वीप, कोई कुछ भी ऐसा पड़ गया तो उस पर उसी देश का अधिकार होता है जिससे उसकी जल की सीमा क्या है लगी, समझ रहे? अब जैसे क्या है कि डियोगार्सिया द्वीप, हिंद महासागर में एक द्वीप है डियोगार्सिया द्वीप, जिसको क्या किया है भारत ने अमेरिका को भारी में लिया है। इसी हाँ भाई डियोगार्सिया द्वीप को क्या किया भारत ने अमेरिका को भारी में लिया है। यहाँ श्रीलंका में देखेंगे हम्बनटोटा बंदर का चीन को श्रीलंका ने दिया है, यहाँ पे पाकिस्तान में देखेंगे तो ग्वादर बंदर का, ग्वादर को किसने दिया है भाई, तो चीन को दिया हुआ है पाकिस्तान ने। बांग्लादेश का चटगांव बंदर का तो इसको किसने दिया हुआ है, चीन ने दिया हुआ है, क्योंकि ये बांग्लादेश ने दिया हुआ है चाइना को। सीधे में बंदरगाह में हमारा वाला अभी मिला नहीं है, लेकिन हालांकि चक्कर में है तो अभी मिला नहीं है, लेकिन सीधे बंदरगाह को मिलने के चक्कर में चाइना बड़ा हुआ है भाई। तो अब बात क्या है कि ये जो आपकी जलीय सीमा या जल क्षेत्र का बात है तो वो भी क्या होता है आपके घरेलू सीमा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर क्या है कि भारत को देखेंगे तो यहाँ पे अफ्रीका का एक देश है सेशल्स, मॉरिशस देश है, और मॉरिशस में क्या है कि भारत ने सेशल्स द्वीप को लिया हुआ। तो इस तरह से क्या है कि जिस क्षेत्र को लिया भी है तो जलवायु एरिया देखिए आपको, इसके अलावा राजनीतिक एरिया जैसे क्या है कि भारत भी को लिया हुआ है। कौन सा बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह ईरान वाला, तो भारत ने भी भारे पे लिया हुआ है, यानी कि जिसको आप किराए पे भी लिए हैं और वहां भी अगर जाके आप काम कर रहे हैं तो बताइए कि सेवाओं से आप वस्तुओं का उत्पादन करेंगे नहीं करेंगे, और वहां भी जो 1 साल के भीतर आपकी कमाई होगी वो भी किसमें जोड़ी जाएगी, समझ रहे? कोई दूतावास, हाँ अगर आप पर्सनल अकेले जाके कमाएंगे ईरान में तो वो जीडीपी नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन भारत की भूमि है, भारत कोई पोर्ट भारत के लिए उस पर काम कर रहे हैं तो वो क्या होगा अभी भी आपके कहाँ जोड़ा जाएगा। अब जैसे क्या है कि कुछ ऐसे भी है जैसे हमारे अभी देखेंगे तो अंटार्कटिका में गंगोत्री मैत्री जो स्टेशन है आपके रिसर्च वाले, तो वो तो कहाँ अंटार्कटिका में है, लेकिन भारत ने क्या किया वहां अपना स्टेशन बनाया है, तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा, घरेलू सीमा के अंतर्गत आएगा। घरेलू सीमा का मतलब बस आप इतना मत समझिएगा कि बस भारत की भूमि के, भारत के क्षेत्रफल पे, भारत ने जिस वजह से क्या है कि अगर आप भाड़े पे किसी का रूम लेते हैं तो भाड़े पे भी अगर रूम ले लेते हैं तो जो किराए का रूम होता है तो उसको आप पैसा क्या करते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से रूम को यूज करते हैं। भले सुबह आए और साफ करने वाला आपको बताए सुबह, लेकिन अपने हिसाब से तो आप क्या करते हैं उसको यूज करते हैं, क्यों, तो उस दिन के लिए वो आपका है। तो इसी तरह से क्या है कि जिस द्वीप को, जिस क्षेत्र को भाड़े पे लेते हैं वो सारा का सारा क्या होता है हमारे भौगोलिक सीमा के भीतर आता है। और जीडीपी क्या है तो 1
जितने भी वस्तु और सेवाओं का अंतिम उत्पाद होगा, और उस अंतिम उत्पाद का जो मौद्रिक मूल्य होगा, मौद्रिक मूल्य पे बिकेगा, उसी को आप क्या करेंगे? बात समझ में? जितना भी आप एक साल में काम करेंगे, जितने भी वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, और उत्पादन करने के बाद वो क्या होगा? अगर जितने का बिकेगा वही आपका क्या होगा? जीडीपी कहलाएगा। जैसे अब क्या है, अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप क्या भारत में आके भी कोई बैठ के कमा रहा। अगर आपके स्टेशन पे या फिर आपका मतलब लिया होगा तो कोई जापान का भी नागरिक आके कमा रहा है, लेकिन जितना भी वो कमाई करेगा सबका पैसा आप क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। किसमें? जीडीपी में। और आप बता दिए कि एक साल में जो है हम क्या करेंगे? 1000 कमाने वाले। 1000 आपकी पूरी टोटल क्या हो गई? जीडीपी। जैसे आप बता दें कि हमारे देश में एक साल में 20 पंखे बनेंगे, 50 मार्कर बनेगा और 50 बिकेगा, और 50 का जो कॉस्ट प्राइस था वो क्या है? तो 20 रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से 10 मार्कर हमारा क्या होगा? बिकेगा। तो यही आपकी क्या होगी? पूरी जीडीपी होगी। अगर ये मार्कर चाहे आपका उधर गंगोत्री वाले में बनना हो, या फिर चाहे आपके कहीं जो भी आपके जोग्राफिकल एरिया थी वहां बताओ, जितने का बिकेगा वही आपकी क्या कहलाएगी? लेकिन बताइए कि आप एक साल के भीतर जितने भी वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, अगर आपने क्या किया है, फैन का एग्जाम्पल बहुत अच्छा होता है। अगर आप 10 फैन बनाए और 10 फैन को बता दिए कि एक साल में क्या करेंगे? 1000 में बेचेंगे, तो यही आपका क्या हुआ? जीडीपी। तो बताइए कि अब कहता है कि ले जाओ उषा का है 1 साल की गारंटी, जैसे घर लेके आए वैसे आप क्या करते हैं? तुरंत वापस नहीं करते, मतलब ऐसा टोन में लेके जाएंगे तो तुरंत तो बताते। तो बताइए कि उसमें कंपनी का कोई दोष है क्या? अब वो जानती थी कि क्या आएगा, लेकिन वो तो अच्छा बना। तो जब सरकार कह देती कि 1000 रुपया जो है वो क्या हो गया? जीडीपी हो गया, तो ये तो बात क्लियर थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें टूट आएगा, घिसावट आएगी, मरम्मत आएगी। क्या आप जैसे हम वैसे रहेंगे? मरम्मत नहीं आएगी। आपका भी तो घिसावट हो रहा है, आपका भी तो डिप्रिसिएशन हो रहा है। तो भाई इस तरह से क्या होगा? घिसना तो सबको है। टूट एक साल के भीतर जितनी भी वस्तुएं उत्पादित की गई थी उसको तो जीडीपी वाले पैसे में जोड़ लिए हैं, लेकिन सरकार मान लेती है कि 10 पंखे बनाए ना तो 2 टूट खराब हो जाएगा, 2 टूट बिगड़ सकता है, 2 टूट उसमें आ सकते हैं, उसको मरम्मत की जरूरत होगी। ये बातें तो आप क्या भाई किराए पे आपने पंखा बना तो कितने का बिकेगा? अच्छा, हालांकि ये खुद कंपनी ने डिसाइड कर दिया, आपने डिसाइड करेंगे। भारत का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय डिसाइड करता है कि किसी भी वस्तु पे कितना डिप्रिसिएशन आ सकता है। वो ऐसा थोड़ा नहीं कि 10 को बनाए तो 10 बिगड़ जाएगा। एक तो खराब हो सकता है, एक तो जैसे आप बाइक ले तो सर्विसिंग नहीं कराएंगे, सर्विसिंग कराए तो भाई बाइक का दाम तो क्या होगा? बढ़ता गया, बिगड़ भी सकती है। तो वो जो डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो ये क्या हो गया? तो ये इसी चीज को आप क्या कहते हैं? एनडीपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ भी शब्द क्या यूज है? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब कि चाहे हमारे क्या है तो घरेलू सीमा के भीतर ही बात हो रही है, अभी घरेलू सीमा के बाहर नहीं हो रही है। अभी हम घरेलू सीमा की बात कर रहे हैं कि हमने क्या किया, 10 पंखा बनाएंगे एक साल में, 10 पंखा बेच देंगे, 1000 का बिकेगा, तो ये 1000 रुपया हमारे क्या है? जीडीपी है। और अगर 8 पंखे है लेकिन 2 पंखे को मान ली कि बिगड़ सकता है, चांस है, घिसावट आ सकती है, टूट हो सकता है, मरम्मत की जरूरत होगी इसमें, तो कहा जाए कि भाई 200 रुपया मरम्मत का ले लो। समझ रहे हैं? कहते नहीं कि पॉकेट खर्च 500 ले लो, क्या पता बाइक बिगड़ गया तो भाई बिगड़ गई तो बात अच्छी है, नहीं बिगड़ा तो भाई आपका हो सकता है, तो बात की बात है, लेकिन बिगड़ गई तो हो सकता है अधिक भी लग जाए। तो सरकार क्या करती है? मान लेते हैं कि एक साल में क्या होगा, कुछ वस्तुओं पे टूट मरम्मत का पैसा क्या करती है? माइनस कर देती है। तो क्या निकल के आ जाता है? एनडीपी। और अभी भी बात कर रहा हूँ ये भौगोलिक सीमा के भीतर या घरेलू सीमा के भीतर की ही बात हो रही है, अभी बाहर की बात नहीं हो रही। ऐसा है कि पूरी दुनिया को आप कब्जा कर रखे हैं, पूरी आपके ही सीमा में आता है, ऐसा तो नहीं है ना। दुनिया का तो अलग अलग एरिया है, अपना अपना हिस्सा है। तो ये दोनों बात में किसी का डाउट है तो बताएं, या फिर हम लोग आगे बढ़े। सूद वाले में और आपका बाटा वाले में बस यही है कि जितनी भी वस्तुओं का घिसावट आएगा, डिप्रिसिएशन आएगा, घिसावट को माइनस करने के बाद जो ओरिजिनल रूप निकल के आता है उसी को आप क्या कहते हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक का सीधा मतलब कि हमारे घरेलू सीमा की
बात कर रहा है, घरेलू सीमा की बात। हमारी जगह पे किसी भी वस्तु का आप क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं और उसको जितना भी एक साल में बेचेंगे उसी पैसे की बात अभी हो रही है। इसमें किसी का डाउट है? दोनों गाने में अब ऐसा भी होता है कि पूरी दुनिया तो हमारी है, कुछ हमारे ऐसे लोग भी हैं जो क्या करते हैं कि भारत के भौगोलिक सीमा के बाहर भी जाके काम करते हैं। और याद रखिएगा कि भारत सबसे आगे है, विदेशों से पैसा कमा के लाने में सबसे दुनिया के पहले स्थान पे आप आते हैं। सबसे ज्यादा विदेशों में जा के पैसा आप वही कमाते हैं, समझ रहे हैं ना। 80-90 जो है आपका पैसा होता है। तो अब क्या है कि और ऐसा भी होता है कि कुछ लोग आपके भी भौगोलिक सीमा में आके पैसा कमाते हैं। चलिए क्या पैसा जाके कमाते हैं, ये तो काम चलता ही रहता है। अब क्या है कि अब जैसे भारत है, ठीक, इधर के सोल है, सबसे ज्यादा आपके घर के लोग कहाँ गए कमाने? अमेरिका, ठीक है भाई, कहीं ना कहीं सऊदी लगेंगे, सऊदी और जापान भी है क्या कोई? चीन में नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, हमको समझना है, ठीक है। हम लोग समझेंगे ये क्या मतलब है, ये आपका क्या है, ये सब लोग जानने वाले हैं, जाने वाले पैसे को बना दे। आप क्या है कि लोग गए हैं और जाके यही कंपनी को क्या कर रहे हैं, विदेश में बना रहे हैं, इसी मार्केट को विदेश में बना रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यानी कि आपके घर से जब कोई क्या कह रहा है विदेशों में ना, विदेश में जाने के बाद क्या कर रहा है, तो यहाँ पे 1000 रुपए कमाए। एक साल के भीतर कितना हमारा नागरिक भारत से बाहर गया है और जाके विदेशों में कितना पैसा कमाएगा। अब आप क्या है कि अगर साइकिल बनाते हो या फिर अगर क्या है आप जैसे पतंजलि सबसे ज्यादा पैसा कमा रही है क्या अमेरिका में, तो अब क्या है कि कंपनी गई है तो भारत सरकार को पता नहीं है कि किन वस्तुओं को उत्पादन करती होगी तो कितने का बेचेगी। तो एक साल में कितना वस्तु बना सकती है, कितना बेच सकती है, इसी का अनुमान अगर लगाना होगा। तो अब ये बात कहाँ आएगी कि किसमें, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, समझ रहे हैं। अगर कोई बंदा 1000 रुपए कमा के सऊदी गया, 1000 कमाया और ये पैसा कमा के किसको भेजेगा भाई? माता पिता को, पत्नी को, बताइए, कोई बात नहीं, जिसको भेजना चाहते हैं उसको भेजिए। एक बच्चा पूछ रहा था ऐसे कि भाई वो अपना पैसा जाके कमा के भेजेंगे तो किसमें जोड़ा जाएगा? तो बताइए जीडीपी में जोड़ा जा रहा है क्या? किसमें? तो पूरा सहूलियत तो हमारा है नहीं, तो वो हमारी भौगोलिक सीमा, हमारी सीमा तो हुई नहीं घरेलू, हमारी सीमा से बाहर की बात है ना। जब आप अपने घरेलू सीमा के बाहर जाके पैसा कमाते हैं और उस पैसे को भी क्या कहता है राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है, तो वो किसमें होगा? अगर ये क्या है कि 1000 रुपया कमा के और अपने पत्नी को भेजा, जो भी जिसको मालूम 1000 रुपया भेजा, चलिए ये वाला माँ बाप को दे देगा, ठीक है। 1000 रुपया ये भेजा और 1000 रुपया क्या किया अमेरिका वाला, विदेश से कितने पैसे आए? अब बताइए कि 3000 रुपए की कमाई जो है वो कहाँ से आपकी हो गई? विदेशों से हो गई। और कुछ कमाइयाँ आपके यहाँ भी तो हो रही थी, जो लोग आपके यहाँ थे ये लोग काम नहीं करते, तो पैसे कमाते हैं, तो कुछ इनका और कुछ पैसा क्या हुआ। लेकिन ऐसा थोड़ा नहीं है कि आप वही विदेश के का सऊदी वाला या अमेरिका वाला आपके यहाँ नहीं आएगा, अरे घूमने ही आए, जो भी आए जैसे ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई आ ही नहीं सकता, जरूरत पड़ सकती है। ऐसे इसरो अगर काम करता रहा तो हो सकता है कि जरूरत पड़ जाए, आना पड़े कभी आपके यहाँ भी, सुना बदलता रहता है। जापान का कोई व्यक्ति आपके आया हुआ, अब कंपनियां तो तमाम आती है, सब कोई ले लीजिए, तो जापान से पूछो थोड़ा लेके आप क्या काम करना है, कुछ बेचने ही आना है। तो अभी क्या है कि जापान की सब कंपनी आई
उत्पादन किया होगा, क्या उसका कोई सामान फूटेगा नहीं? उसमें डिप्रिसिएशन नहीं आएगा? उसका भी 10 सामान में से 20 सामान बनाया है तो 4 सामान 5 सामान टूट सकता है, 2 सामान टूट सकता है, तो सरकार मान लेती है कि कुछ डिप्रिसिएशन क्या होगा उसमें भी आ सकता है। तो इस चीज को जब देखती है, इस चीज को जब माइनस कर देती है तो क्या निकल के आ जाएगा भाई? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब बताइए कि इसमें कुछ माइनस करना है एनएनपी में? लेकिन जो टोटल एनएनपी निकाली जाती है वो किस पे? तो याद रखिएगा हमेशा फैक्टर कॉस्ट, मार्केट वाले कॉस्ट पे नहीं। मार्केट कॉस्ट जितना भी आपका कमाई हुआ था प्लस सब्सिडी माइनस हो जाएगी और जो बाकी चीजें उसको क्या कर दिया जाएगा? बाहर ऑलरेडी निकल दिया जाएगा। इतना टैक्स से पैसा लिया गया था वो निकल गया और बाकी जो होगा वो क्या होगा? तो टोटल वाला होगा वो क्या निकाली जाएगी? आपकी एनएनपी। अब क्या है कि आप सबको माइनस करके 1000 इधर से जोड़ दिया और आपने कितना कमाए थे? तो मान लीजिए 1000 अपना कमाए तो टोटल कितना हो गया? 2000 का हो गया। अगर ये 2000 रुपया है और इसी के बेस पे आपकी जितनी भी जनसंख्या, जितना भी बिजनेस है, जितना भी एनएनपी निकल के आता है, अब तो अपने आप ही कमाई देख ली कि हमारी जितनी जनसंख्या है, जनसंख्या की काम करने की कैपेसिटी क्या है और उसके हिसाब से आप देख लेते हैं कि कितना काम ये करेगा, कितने वस्तुओं का उत्पादन करेगा और उसी के बेस पे क्या करते हैं हम लगभग में अनुमान लगा लेते हैं। तो जितना भी एनएनपी आएगा और टोटल जनसंख्या से आप क्या करते हैं? वही डिवाइड करते हैं तो क्या निकल के आ जाता है? पर कैपिटल इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाती है। अगर हालांकि प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो कितनी है आपकी पर कैपिटल इनकम? कितनी है पर कैपिटल इनकम? पर कैपिटल नेशनल इनकम तो देखेंगे अगर कितना, तो 1,26,968। हालांकि ये जो आज का बच्चा हुआ उसके भी या फिर बहुत बड़े लोग हैं उनकी भी होता है, ठीक है? तो ये 1 साल के भीतर वाली बात है और यही बताता है कि आप जो है कितने पावरफुल होंगे और कितने नहीं होंगे। जबकि आप देखते हैं कि अमेरिका के नागरिकों को 182 देशों में से, ये 193 देशों में से लगभग 182 देश ने क्या किया? वीजा फ्री कर रखा है। किसके बेस पे? जितना मजबूत उसकी जीडीपी होगी तो वहां का नागरिक कहीं क्या उतना ही मजबूत होगा और उसी बेस पे। तो इन चारों में किसी का डाउट है? चारों इसका हो। अब ये काम कैसे होगा इसमें आगे बढ़ेंगे। इसमें किसी का डाउट है? डाउट है तो जल्दी पूछिए, आगे बढ़ा जाए। किसी को लगता है कि रिपीट कर दें या सब पता है? क्लियर है? बताइए भाई, कोई डाउट है तो अगर इसमें पीछे डाउट है कोई? कंसेप्ट क्लियर है? अब सीधी सी बात है कि जीडीपी का मतलब कि हमारा है और बड़े जमीन में कमाया और ये जीडीपी किसी एक क्षेत्र की वजह से कहते हैं यूपी की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान जो है वो किसका कहते हैं? 75 सोमरस सबसे ज्यादा कमाई जो होती है वो उसी चीज से हो रही है। आप समझ गए? समझ रहे? अरे पेय पदार्थ जो जीएसटी से मुक्त है, समझ रहे हैं? जिस पर नहीं लग रही है तो यानी कहीं ना कहीं 65 रुपया, समझ रहे हैं? 65 रुपया का ज्यादा बेकार है, ठीक है? हालांकि पेय पदार्थ जो है वो ठीक ठाक कुछ मैटर है। समझ रही हैं क्या मतलब? अरे 2 रास्ता होता है। एक आदमी अगर क्या है कि सीधा रोड पकड़ के जा रहा है तो समझ लीजिए ठीक ठाक, और अगर क्या है कि बगल में नाला तो नहीं होता है, अच्छा नाला पकड़ लिया तो कहीं ना कहीं बात 75% वाली है। समझ रहे हैं? हाँ, पानी की मात्रा कम तो नहाने के लिए जगह नहीं मिलती है क्या? चलिए भाई, तो कहने का मतलब यही है कि जो जीडीपी हमारे कहाँ की घरेलू सीमा के भीतर जो भी हम क्या करेंगे, हमारा पूरा नागरिक 1 साल के भीतर जितने भी वस्तु और सेवाओं का क्या करेगा? उत्पादन करेगा। वो मौद्रिक मूल्य में उत्पादित वस्तु हमारी बिकेगी जो ना, वो मौद्रिक मूल्य में बिकेगी, यानी कि इन्फ्लेशन डिप्रेशन वाली मैटर जो था वो पूरा उसमें इम्प्लिमेंट होगा। इनडायरेक्ट टैक्स उसमें ऐड होगा जब बात किसकी करेंगे? जीडीपी। तो ये हो गई जीडीपी। जीडीपी में से जब हम कहेंगे कुछ वस्तु खराब हो सकती है तो डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। वो डिसाइड किया जाता है कि वाणिज्य उद्योग मंत्रालय
फाइनल निकलते निकलते ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो हम टैक्स वगैरह देते हैं उसको भी माइनस कर देते हैं, इसको बिल्कुल हम क्या करते हैं फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं, और इधर वाला क्या था मार्केट कॉस्ट भी था, समझ रहे हैं? तो ये वाला तो हमेशा जाना होगा ना अकॉर्डिंग किसके, तो क्वेश्चन का आपसे आता है ना कि किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय शुद्ध जो है राष्ट्रीय आय जो होती है वो होता है, जब चारों आ जाएगा तब क्या करेंगे, जीडीपी मारेंगे कैसे भाई, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय शुद्ध राष्ट्रीय आय होती है, किसी भी देश का राष्ट्रीय आय होता है और चारों ऑप्शन है तो क्या लगाएंगे, एनएलपी में कुछ माइनस होना है, सारा माइनस हो गया ऑलरेडी, तो अब तो कुछ इसमें माइनस होना नहीं है, लेकिन इधर तो माइनस होगा, अभी इधर भी माइनस होगा, इधर भी माइनस होगा, तो भाई अब टोटल करना है, और इसमें हम क्या है तो अपने यहाँ का भी जोड़ लिए हैं, अब विदेश वाला का भी जोड़ लिया, सबका जोड़ लिए, तो टोटल हमारी कमाई तो ये निकल के आ गई ना, तो फाइनल जो एनएलपी निकल के आती है, इसी वजह से आप केवल एनएलपी को भी नेशनल इनकम कह देते हैं, लोग कई सारे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा राष्ट्रीय आय माना जाता है, तो भाई है तो सब, लेकिन ज्यादा परफेक्ट एनएलपी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ माइनस होना नहीं है, बिल्कुल ये आपके क्या है कॉस्ट प्राइस पे है भी, ठीक है, तो क्या क्या आगे बढ़ा गया, समझ में आ गया, नोट भी करना पड़ेगा, कर लेंगे, हाँ कोई डाउट नहीं है इसमें, क्वेश्चन है तो कोई पूछिए, ठीक है बताइए, लिखवाएं आगे बढ़े, क्या है इस तरह से भूल जाएगा, अच्छा नोट बनाने का तो आगे भी लिखना है, बताइए जैसे क्या होता है कि किसी भी देश की महंगाई कितना बढ़ेगी कितना नहीं बढ़ेगी, तो हम क्या करते हैं, जैसे अभी क्या है कि आज आपको कह दिया जाए कि जैसे आज की शादियां करनी, आज के अगर शादी करनी है तो शादी में क्या होता है कि जैसे भी कोई एक साल पहले शादी किया हो, 2 साल पहले, तो उसको बताना होता है कि कितना खर्च आया था, और उसी के बेस पे क्या करता है लगभग में आपको बता देता है कि कितना भाई कैसे कैसे खर्च आ रहा है, तो उसी तरह से क्या होता है कि एक बेस ईयर माना जाता है, और महंगाई को बढ़ाने के लिए समझ रहे हैं वो क्या होता है कि जो आपका एनएसओ है ना वो क्या करता है बेस ईयर को तय करता है और डिसाइड करता है कि बेस ईयर हमारा क्या होना चाहिए, उस समय कितनी महंगाई थी तो लोग क्या कर पाते हैं उसको देखते हुए, तो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है 2011 और 12 को ही बेस ईयर मान के आप क्या कर रहे हैं अपने महंगाई को बढ़ाने का काम करते हैं, तो कुछ ही वस्तुओं का होता है, सारे वस्तुओं पे नहीं होता, कुछ वस्तु ऐसे भी है जिनको क्या है कि दाम उनका अचानक से घटाना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, किसको मार्केट को देखते हुए, आरबीआई क्या करके देखते नहीं है किसी चीज को फट से दाम उसका बढ़ा देती है, फिर उसको क्या कर देता है घटा देता है, जो मौद्रिक नीति हम पढ़ाए मॉनेटरी पॉलिसी, तो रेपो रेट जैसे ही क्या करता है घटाता बढ़ाता है, मार्केट से पैसा क्या होता है खींचा जाता है, जैसे अभी देखेंगे तो पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, एग्जाम्पल अगर पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ा वैसे सेब का दाम बढ़ेगा, क्या भाई तो सेब तो हमेशा आ रहा है ऐसे ट्रक बस से परिवहन करके लाया जाता है, तो भैया क्या हो गया कि सेब का दाम 10 रुपए था, लेकिन किराया पहले 8 रुपए लगता था और किराया 10 रुपए हो गया, 2 रुपए बढ़ गया, तो अब क्या हो गया यहाँ पे, तो खरीदेंगे तो आप ही भैया पहले तो आप जो है 15 रुपया देते थे, 18 रुपया देते थे, 20 रुपया महंगा हो गया, कहाँ है तो हम क्या करें महंगा हो गया था, तो कई सारी चीजें जुड़ी होती है ना, तो कुछ चीजें महंगी होती है घटती बढ़ती रहती है, और जब क्या है कि कई सारे ऐसे लोग हैं कि पेट्रोल को तो भाई उसी टाइम पे बढ़ाएंगे टाइम, लेकिन अब क्या है चावल दाल तो बेसिक नीड है ना, इसका दाम अगर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो क्या होता है बाकी लोग भी क्या हो जाता है डिस्टर्ब हो जाता है, तो इस चीज को जिन चीजों पे सिर्फ समझिए कि जिन वस्तुओं पे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का इफेक्ट होता है उसको आप क्या कहते हैं अस्थायी मूल्य होता है, जिन पे क्या है कि महंगाई घटता है बढ़ता है उस पर असर होता है, और जिन पे नहीं होता है वो क्या होता है स्थायी होता है, बस में जिन पे इफेक्ट नहीं होता है यानी कि उसको बस उसी के इफेक्ट से धीरे धीरे बढ़ा है, गेहूं का दाम बढ़ रहा है चावल का दाम बढ़ा तो नस्बिता होती है, जितने पे उतने पे थोड़ा बहुत इधर उधर करके क्या होता है काम चल जाता है, तो कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती है ना जो बेसिक नीड वाली है, तो कपड़ा फटी मंगाना आप पे क्या है
अभी सोचे कि आगे बढ़ा तो हाँ भाई आप समझते हैं हम क्या बताते हैं, हमारी भी जगह वो रही है तो हम भी समझते हैं भाई क्या चाहते हैं आप। लिखिएगा थोड़ा सा लिख ले राष्ट्रीय आय के बारे में, लिखिएगा राष्ट्रीय आय से अभिप्राय, राष्ट्रीय आय से अभिप्राय लिखना है इंटरनेशनल इनकम अपने लैंग्वेज में तो आप पढ़ ही लिए, ठीक है। कुछ पॉइंट लिख लीजिए कि जब भूलेंगे तब याद कीजिए। राष्ट्रीय आय से अभिप्राय एक राष्ट्र की एक राष्ट्र की एक वर्ष ब्रैकेट में लिखिएगा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हो गया ब्रैकेट बंद। एक वर्ष में आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग होता है। मौद्रिक मूल्य का योग होता है। मौद्रिक मूल्य का योग मतलब जरा सा भी याद होगा जो बताए थे अभी कि मार्केट कास्ट और फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट कास्ट की बात है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट टैक्स उसमें क्या किया गया है, ऐड किया गया है, ठीक है। जितने की वस्तु उतने की नहीं बिकी है और ये सारा चीजों को क्या करते हैं, चाहे वो विदेश की होगी चाहे आपकी कहाँ की होगी, बाहर की होगी, ठीक है। तो वो आपका क्या है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। हो गया। अच्छा एक पॉइंट इसमें लिखिए आप, अंतिम वस्तु। कितने लोग अंतिम वस्तु का मतलब समझता है? हाँ इनका कहना है कि आटा है, गेहूं है, गेहूं से आटा बना और आटे से बिस्किट बना, तो इसमें से कौन सा अंतिम वस्तु का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोले? मतलब एक बार नहीं 4 बार बताएंगे, कंफर्म है भाई उनको बिस्कुट ही होगा जो क्या है अंतिम वस्तु है। यानी कि उसमें 2 रुपए का आटा बना होगा, 2 रुपए का, ये 2 रुपए का गेहूं, 2 रुपए का आटा और तो क्या है बाकी चीजें, तो बिस्कुट होगा, क्या होगा फाइनल दाम 2 रुपए भी हो गया। तो बिकेगा कितने का? 5 रुपए का मिलता है ना, दाम एक्स्ट्रा हो गया, बढ़ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो फाइनल कहने का यही मतलब, जैसे क्या है ना कि गेहूं आपके जैसे उत्पादित हो रहा है तो गेहूं का दाम नहीं फिक्स हुआ, क्या होगा फाइनल, क्या बात है, रोटी। तो जो रोटी होगी वो क्या होगी, अंतिम वस्तु होगी। बताइए कि अब जब आयरन पत्थर बना होगा तो आयरन पत्थर बना होगा तो अभी आयरन पत्थर भी बिका होगा, फिर उसके बाद लोहा भी बिका होगा, लेकिन जब ये स्टैंड बन गया तो भाई ये स्टैंड भी कुछ बनेगा क्या, इसे कुछ और बनाना था। तो यानी कि जो ये बिकेगा तो अंतिम वस्तु का मतलब यही है कि फाइनल जो पैसा निकल के आएगा वो बात की जाएगी, ठीक है। जो आपकी निकाली जाएगी एक साल की राशि है वो तो कुल टोटल आप कितने का बेचेंगे, बाकी को पहले ही आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा एक पॉइंट और लिखे, आर्थिक गतिविधियां। तो इसका मतलब तो बहुत बार बता चुके हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटी यानी कि जो भी काम आप कर रहे हैं बदले में उसके पैसा मिल रहा है, इकोनॉमिकल है, और जो नहीं मिल रहा है वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी आपकी नहीं होगी। जैसे आप बताते हैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल, और बार बार हम कहते हैं कि अगर यूपी में अपने भारत को उठा के देखेंगे तो 1000 पुरुषों में 940 महिलाएं हैं, और यूपी में देखेंगे तो 1000 पुरुषों में 912 हैं, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि उसमें 60 तो कम है, 82 कोई तो कम है, बाकी तो बराबरी में है। तो ये अपना आधा टाइम जो है वो नॉन इकोनॉमिकल में क्यों बिता रहे भाई? उनका जो कपड़ा धोना, खाना बनाना, बर्तन
उत्पादन कर रहे हैं वो क्या होती है। तो आप बहुत अच्छा है कि आप बढ़िए और इकोनॉमिकल रहिए, बाकी जिसका कोई मतलब है नहीं। वैसे तो किसी से मांगेंगे 4,000 तो एहसान ही जताएगा, समझ गए ना। तो एहसान तो ही है उसमें। तो अच्छी बात है कि आप खुद कीजिए, इकोनॉमिकल भी कीजिए और नॉन इकोनॉमिकल भी कीजिए, दोनों कीजिए, समझ रहे हैं। अब कोई बात नहीं, ये भी पक्ष जाके अगर क्या है कि 100 रुपये दिन भर कमाना, और मेरे ख्याल से किसी देश की जीडीपी दुगना होते डेली नहीं लगेगी। और आपकी भी जीडीपी, आप जो काम कर रहे हैं 1 साल में वही तो बढ़ रहा है, तो आपके देश की भी जीडीपी दुगना होते टाइम नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? तो आप जो आधा बैठ के खा लो, कितने दिन बाद कोई तो देखा दिन भर बैठ के आप जो है बैठे रहिए आराम से, और दिन भर बेचारा 100 रुपया कमा के आए, शाम को तो बड़े कमा के आ गए। तो ये सही नहीं है ना। अगर 100 रुपये कमा तो 80 रुपये भी कमा सकते हैं, 50 रुपये भी कमाएंगे, तो वो तो 150 हो गया, कुछ तो आगे बढ़ा, समझ रही है। आप उतना नहीं तो बाकी घर का भी देंगे, तो कुछ तो कीजिए। और जो भी आप करेंगे तो आपकी ही एक्टिविटी कहाँ जुड़ेगी? जीडीपी में। और जीडीपी सुधर जाएगी तो भाई दुनिया का नजारा खुद आपकी तरफ बदल जाएगा। अब अमेरिका का कह रहे हैं, कोई भी देश आपसे आना चाहेगा, आपके पास पैसा तो हो, कमाई तो हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो आपके पास, आप बड़े बड़े आपके यहाँ कॉलेज हो। अमेरिका के डॉक्टर नहीं है, अमेरिका के लोग आएंगे, भाई आप खोलिए तो अपने यहाँ काम बढ़ाइए अपना, खुद ही ऑलरेडी आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, और क्या नहीं जोड़ा जा सकता? आप वजीफा पाते हैं, पेंशन पाते हैं, राष्ट्रीय जोड़ा जाएगा क्या? कोई आर्थिक गतिविधियां हो रही है तो वही काम जोड़ा जाएगा जो आप थोड़ा सामाजिक लगाइएगा। हालांकि ऐसा पूछता नहीं, लेकिन वजीफा जो मिलता है आपका स्कॉलरशिप वगैरह वो नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास 1867 से 68 ईस्वी में, 1867 से 68 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा 1867 से 68 ईस्वी में, ठीक बोल रहे हैं क्या? 68 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। इनकी पुस्तक क्या था? लिख लीजिए, इनकी पुस्तक जो है, लिखेंगे इनकी पुस्तक भी। हाँ, अच्छा ऑप्शन बताएंगे तो लिख लेंगे। हाँ, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसके बाद ये लिख लेंगे, ठीक है। लिखिएगा, पुस्तक का नाम लिख के बता दे, लिखिए, कहीं याद नहीं आ रहा है, ठीक है। लिखिएगा, सबसे पहले, नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले विश्व में, हाँ क्या चीज? हाँ हाँ हाँ, ये था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अच्छा ऑप्शन रहता तो चलिए लिखिएगा, क्या लिखे? विश्व में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना करने का श्रेय, राष्ट्रीय आय की गणना करने का श्रेय राष्ट्रीय आय की गणना करने का श्रेय साइमन कुंजनेट्स, साइमन कुंजनेट्स को जाता है, साइमन कुंजनेट्स को जाता है। कुंजनेट्स को जाता है। लिखिएगा अगला, जीडीपी इनका समय ना, हाँ 1934 ईस्वी में। जैसे आप क्या भी देखेंगे ना, हाँ
जैसे क्या है कि 1934 की अगर बात करते हैं आप या फिर जो भी है, तो आप क्या है कि अगर इनको देखेंगे तो अगर भारत में भी देखेंगे तो आप जो है बस बताएं ना कि क्या हुआ कि 1867 से 1868 में इनका बस प्रयास था, मान्यता इनको नहीं थी। अगर आप क्या है कि राष्ट्रीय आय का जो इतिहास उठा के देखेंगे तो ये संसद सियासत में बताए कि जो भी व्यक्ति है वो एक साल में कितना कमाता है वस्तु और सेवा के हिसाब से, लेकिन इनमें भी क्या था, बहुत सारी गलतियां थी। इसके बाद भी क्या किया गया, तो हालांकि माना था सबसे पहले प्रयास। लेकिन अगर दूसरी बात आप देखेंगे तो भारत में भी क्या किया गया, तो 1934 में ही क्या किया गया था, तो भाई वीके राव जो थे पहली बार वैज्ञानिक आधार पर क्या किए कि राष्ट्रीय आय की गणना की। जैसे उन्होंने सोचा कि एक ह्यूमन नेचर होता है, कितना काम करने की कैपेसिटी होती है, तो कितना एक साल में कमा सकते हैं। इस बेस पे क्या किए कि ये भी उतना सही चीजें नहीं कर पाई। उसके बाद क्या किया गया, 34 के बाद फिर क्या हुआ, तो 1946 में फिर इस पे चर्चा हुई और फिर इसके बाद 46 के बाद वैज्ञानिक ढंग से या वैज्ञानिक ढंग क्या हुआ, तर्कपूर्वक संवैधानिक रूप से अभी सरकार के कहने पे फिर एक पैनल बना 1948 में, और उसमें क्या किया गया, फाइनल राष्ट्रीय आय की गणना किसको जाता है सही, ज्यादातर तो पीसी महालानोबिस जो थे वो गवर्नमेंट के कहने पे कि कुछ त्रुटियां फिर भी रह गई थी, हालांकि ज्यादा श्रेय जो है वो इनको ही जाता है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का इसका थोड़ा सा को नोट करेंगे। तो इनके बाद फाइनल जो निकल के आने लगा, तो आप आजादी के बाद राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो अच्छे से होने लगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिख लेंगे, तभी जीडीपी लिखेंगे। क्या लिखिए, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा लिखिएगा। 1948 से 1949 ईस्वी में, 1948 से 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला आधिकारिक प्रयास प्रोफेसर महालानोबिस द्वारा किया गया था। लिखे हो गया, प्रोफेसर महालानोबिस द्वारा किया गया। वर्तमान में, नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय के संबंध में, वर्तमान में राष्ट्रीय आय के संदर्भ में पता लगाने का काम या आंकड़ा एकत्रित करने का काम, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ब्रैकेट में सीएसओ द्वारा किया जाता है। सीएसओ का फुल फॉर्म क्या होगा भाई, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सीएसओ जो लिखे ना भी आप हिंदी वाला भाई, सीएसओ द्वारा किया जाता है स्टैटिस्टिकल, हो गया, सीएसओ द्वारा किया जाता है। लिखिएगा जीडीपी। क्या हो भाई, बातें खत्म नहीं हो रही, कुछ क्वेश्चन बच गया क्या, पूछिए, चलिए क्लियर हो गया। लिखिएगा, अब हेडिंग लगेगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। लिखिएगा ऐसे, किसी भी अर्थव्यवस्था में
उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतिम उत्पाद का मौद्रिक मूल्य, अंतिम उत्पाद का मौद्रिक मूल्य है। इसी में दूसरा पॉइंट अपने समझने के लिए लिख लीजिएगा। जीडीपी देश की सीमा के अंदर, जीडीपी देश के सीमा के अंदर या घरेलू सीमा के भीतर घरेलू सीमा के भीतर एक निश्चित समयावधि में उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। कुल अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। कुल मौद्रिक मूल्य होता है। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, जीडीपी में तो काहे नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का बड़ा हुआ है? सबको बता दीजिए, सबका बढ़ जाए। क्यों? क्या है भाई? क्या राजा है हंसने का? बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कुछ तो बात है। सोच रहे आप चुप हो जाएंगे, आप चुप जाएंगे, बोलते हैं उसे खुश है। हंसने वाली क्या इसका नाम? वही तो बता रहे हैं हम आपको कि आप पे पड़ा है नाइट्रस ऑक्साइड के कारण आप हंसते हैं। तो भाई सबको बता दीजिए, सबके पे पड़ जाए। एक क्वेश्चन भी सीख लिए, ठीक है? अब शांत हो जाइए, लिखिए। क्या मैं पूछता है हंसाने वाले एसएससी में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है? हाँ, क्या लिखा था? जीडीपी में केवल वही भाग सम्मिलित किया जाता है। जीडीपी में केवल वही भाग सम्मिलित किया जाता है जो देश के नागरिकों की उत्पादक सेवाओं का परिणाम हो। जहां नागरिक लिखे वहां लगाया गया, तो नागरिक और गैर नागरिक दोनों लिख लीजिएगा। कोई आपके यहाँ आके काम नहीं करना होता है ना, तो जो भी वस्तु का उत्पादन है सबका आप बटोर के क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। सभी लोगों का, दोनों का, जो अंतिम वस्तु और सेवाओं का क्या होता है? अंतिम उत्पादन सबका जोड़ा जाता है। बाद में उसको क्या करते हैं? आप माइनस कर देते हैं। जब उसको क्या करते हैं कि आप उधर से जब जीएनपी निकालते हैं ना, तो जीएनपी में उसको माइनस करते हैं। पहले तो आप क्या कर देते हैं? सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, जीडीपी का या जीडीपी अंतिम वस्तु या अंतिम सेवा ही है जो
अंतिम सेवा ही है, अंतिम वस्तु या अंतिम सेवा ही है जो भारत के घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित होती है, जो भारत के घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित होती है। दूसरा लिखिएगा, वर्तमान में कितनी है जीडीपी? थोड़ा सा बात करिए तो इसकी हो जाए। कितनी है, कितनी है वर्तमान में? बिहार का ऑप्शन है, बिहार का अगर पेपर देते हैं तो उसमें 5 ऑप्शन रहता है, एक से अधिक सही नहीं, तो मेरा भी ऑप्शन 5 हो गया। हाँ 5.8, ये आपका काम है, इस पर रिसर्च होना चाहिए, जाके ऑप्शन मिल गया आप ढूंढ के बताएंगे वर्तमान में कितनी है, कंसेप्ट इसका आप बता दिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एनडीपी, 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 नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी, एनडीपी किसी अर्थव्यवस्था का, एनडीपी किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध घरेलू उत्पाद है ना, है एनडीपी किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है, वह जीडीपी है जिसमें एक वर्ष के दौरान होने वाले, एक वर्ष के दौरान होने वाले घिसावट या मूल्यह्रास, मूल्यह्रास ब्रैकेट में डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। भाई आप क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि एक के अनुसार नहीं है। 8.1 दे रहा है। हाँ 8.1, 8.4 जो भी आप दे रहे हैं, 5.81 जो भी दे रहे हैं, तो अगर आप किसी एक के अकॉर्डिंग देखेंगे तब कि आईएमएफ क्या कर रहा है, आरबीआई के अकॉर्डिंग क्या है, समझ रहे हैं ये बात। और ऐसे कैसे करेंगे कि इस टाइम जो जीडीपी जा रही है तो एक वर्ष का डेटा है ना, तो ये अनुमान लगाया जाता है और देखते हैं आप शेषों की तरह वार्षिकी निकाली जाती है और उसमें पूरा 1 साल का डेटा होता है, वो 1 साल तक चलेगा और कब से, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, समझ रहे हैं। तो ढूंढते रहता है, मिलने वाला नहीं है, आराम से बैठिएगा तब ढूंढेगा, क्लास में ढूंढेंगे ये भी छूट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखे आप, डिप्रिसिएशन को घटाकर प्राप्त किया जाता है, डिप्रिसिएशन को घटाकर प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। एग्जाम्पल बताना पड़ेगा, अरे पढ़ाया तो है एग्जाम्पल। जैसे आप क्या है कि कोई ऐसी वस्तु ले लीजिए, किसी भी वस्तु को ले लीजिए और उस वस्तु को क्या है कि अगर आप क्या बताएं कि अगर 1 साल में अगर आप 10 वस्तु का निर्माण करें, 10 वस्तु का उत्पादन करें, तो टोटल उत्पादन
लीजिए कि 10 सामान आप बना रहे हैं तो 10 में से 15 बना रहे हैं तो 15 में से 2 सामान टूट जाएगा। हम जानते हैं 2 सामान बिगड़ेगा, 2 सामान घिसावट आएगी, डिप्रिसिएशन आएगा ही आएगा। हम ये नहीं करेंगे आप अपने पुट्ठे हो जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय तो हो ही जाएंगे ना धीरे धीरे, तो घिस तो जाए। ऐसा नहीं कि पूरा देश एक ही साथ पुट्ठा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे कुछ चीजों को क्या होगा, डिप्रिसिएशन तो एक साल में कुछ चीजें बनेगी तो उन बनी हुई वस्तुओं में से कुछ चीजें क्या होगी, टूट फूट आएगी, कुछ में मरम्मत कराने की जरूरत होगी। तो सरकार ऑलरेडी उस पैसे को कहती है कि लो, अब मान लीजिए कि तुम 1000 का क्या करा लेना, मरम्मत करा लेना, तुम्हारी एक वस्तु क्या हो गई, बेकार हो गई, तो अब दाम कितना निकल के आएगा, 9000 आ गया ना। जब मान लिया तो डिप्रिसिएशन होगा तो उसने अब ये तो क्या हो गया आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। और पहले क्या था, तो ग्रॉस टोटल को बटोर लिया था, जोड़ लिया, अब क्या कर दिया, नेट होगा। क्लियर है? चलो लिखिएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP, हो गया। किसी अर्थव्यवस्था का सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद उसके GDP में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद छूट गया क्या, दोबारा बोल दे, किसी अर्थव्यवस्था का सकल राष्ट्रीय उत्पाद उसके GDP में, उसके GDP में विदेशों से होने वाले आय को जोड़कर हासिल किया जाता है, विदेशों से होने वाले आय को जोड़कर हासिल किया जाता है। अतः घरेलू सीमा से बाहर, अतः घरेलू सीमा से होने वाले, घरेलू सीमा से बाहर होने वाले, घरेलू सीमा से बाहर होने वाले वस्तु एवं सेवाओं का, वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम उत्पाद, वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम उत्पाद। वही बात, ठीक है, कि अब एक हमारा आता है कि हमारे यहाँ लोहा की कमाएगा, तो हमारा सारा नागरिक ऐसा नहीं है जो हमारे यहाँ इंडिया की कमाता हो, हमारे घर में कमाता हो। आपका सारे लोग ऐसे हैं जो घर में काम करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो खेती में काम कर रहे हैं, कुछ लोग गुजरात मुंबई जाके काम करते हैं। तो हालांकि ये बात गुजरात वाली मुंबई वाली नहीं है। अगर आपका कोई भाई है और ये क्या कर रहा है, गुजरात में रह कमाने, तो गुजरात से 1000 रुपया कमा के और कहा दिएगा तो यूपी में भेज दिए, तो इसको आप क्या करेंगे, जेपी में जोड़ देंगे, क्या जोड़ा जाएगा, GDP है, क्योंकि अभी ये क्या है, तो आपकी घरेलू सीमा है। अगर कोई आपका भाई है और ईरान के चाबहार पोर्ट में वहां पे काम कर रहा है, किसमें जोड़ेंगे, GDP में ही, क्योंकि उस चाबहार को आपने क्या किए, बाहर में लिए हुए, आपका है, विदेशों में तो आपने लिया हुआ, तो इस वजह से उसको किसमें जोड़ेंगे, GDP में। लेकिन आप अभी का भाई जो है ईरान में हुए और पैसा कमा के आपको ये भेज रहे हैं, आप किसमें जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, GNP, ठीक है। वहां जाने गए हैं और वो क्या कर रहे हैं, मार्केट में उत्पादन कर रहे हैं, और एक साल के भीतर अगर क्या है कि आप जापान में होंगे और जापान में एक साल के भीतर आप 10 मार्कर का उत्पादन करेंगे और 100 रुपए का बेचेंगे, ऐसा सरकार क्या करे बता रही है। तो ये 100 रुपए पैसा जो अपने घर भेजेंगे भारत में, वो किसमें जोड़ा जाएगा, GNP में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो आपकी भौगोलिक सीमा नहीं है। अगर उसी ईरान में अगर आप जो चाबहार कंपनी आता वहां पे अगर काम करते तो GDP में
था ना, भाड़े पे लिया गया था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था, तो घरेलू सीमा का मतलब और आपका क्या है कि आपके बॉन्डी का नहीं मतलब, या फिर बाहर वाला विदेशी सीमाओं की बात करें कि वो दो कंसेप्ट के लिए, तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं। आप जो कहते हैं पेट का एग्जाम देना है भाई, यूपीएससी का नहीं देना, ये यूपीएससी और कुछ बहुत है नहीं, बस ऐसा ही क्वेश्चन पूछ देंगे। तो आप जीडीपी जीएनपी तो पढ़ रहे हैं ना, तो और कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। अब भैया ये तो पढ़ रहे थे कि भैया सऊदी अरब जाके कमा के पैसा भेजेंगे तो जीएनपी में जोड़ा जा रहा था, तो हमारा देश पैसा लेके जो सूद वाला पैसा कमा रहा है वो कहाँ जोड़ा जाएगा, तो ये भी जीएनपी में जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर यही भैया बिहार जाके कमा रहा है, दिल्ली जाके कमा रहा है, तो जीडीपी हमारा घर में कमा रहा है ना, तो अंदर वाली बात है। तो बस यही, और कोई इसको बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हालांकि भारत जो है इस मामले में बहुत आगे है, विदेशों में जा जाके पैसा कमाने में, समझ रहे ना। और दूसरे नंबर पे अमेरिका, लगभग 80 अरब डॉलर की जो कमाई होती है ना भारत की, वो विदेशों से ही होती है। विदेश में हमारा नागरिक जा जाके क्या करता है, कमाता है। वो अच्छी बात है कि आपके पास स्किल है कि दुनिया में आपको जगह मिलती है, लेकिन अगर वो नागरिक सोचिए कि वो जो काम आप विदेशों में जाकर करें अपने यहाँ करते, तो वहाँ किए होंगे तो कुछ खाए होंगे, वहाँ भी तो कुछ पैसा इन्वेस्ट किए होंगे जो गवर्नमेंट मिनिमम ऑर्डर उसको दिए होंगे। अगर यही होता तो आप कहाँ जाते और आगे जाते, ठीक है। लास्ट लिखिएगा, एनएनपी, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें क्या होता है भाई, तो इसमें सीधी सी बात है कि भाई जो भी हमारा क्या जीएनपी था, तो जीएनपी में हमारी कमाई हुई थी, तो हमने मान लिया कि सालों बरस में लेके और 2000 रुपया कमाए थे, विदेश से कमा के भेजा था, सूद से कुछ पैसे मिले थे, पूरी जो कमाई हुई थी एक साल में 2000 रुपया होगी। लेकिन 2000 में से हमने मान लिया कि 200 रुपया हमारा क्या होगा, माइनस में जाएगा, 200 रुपया डिप्रेसिएशन में चला जाएगा। तो 200 रुपया 500 रुपया ही क्या हो गया हमारा, डिप्रेसिएशन में चला गया। 500 की वस्तु हमारी खराब हो जाएगी, 200 की ओरिजिनल कमाई होगी। तो अब कितना बचा इसमें से, ये 1500 क्या हो गया, एनएनपी, यानी कि जीएनपी में से जब आप डिप्रेसिएशन को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और जो मूल्य ह्रास होता है उसको घटा देते हैं, गिरावट जो घट जाती है, तो क्या हो जाता है, जो शुद्ध रूप निकल के आता है उसी को आप क्या कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। और जितना भी किसी देश का नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल के आता है, टोटल जनसंख्या से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो पर कैपिटल नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी, यानी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की गणना हो जाएगी। और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की गणना अगर करेंगे तो इस टाइम प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय है कितनी, तो भाई 1,26,968 पर कैपिटल इनकम अभी इस टाइम है। हालांकि बस आप ही की नहीं है, ये आपकी क्या है कि जो बच्चा आज का आज पैदा होता है उसके लिए भी है, बड़े लोगों के लिए भी है, सबके लिए है। तो सबका क्या है, इस समय लगभग में डेटा इस तरह से इकट्ठा हुआ है। वो अलग बात है कि आपके पास पैसा नहीं है तो क्यों नहीं है, तो है जिसके पास, तो सबका एक बराबर माना गया है, लगभग में इतनी ही है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। हालांकि सब ये अनुमान लगभग में ही होता है, एग्जैक्ट डेटा उतना अच्छे से निकल के आ नहीं पाता है, क्योंकि इतना कंफर्म नहीं। अभी हम आपसे पूछे कितना पैसा रखे हैं, बताएंगे क्या, कोई नहीं बताएगा। अब तो तब हो गया था जब, हाँ 3 रुपया तक क्या है, हम बता रहे हैं, बता रहे हैं ना, बताएंगे भाई, कोई नहीं बताता है, आप कैसे बता देंगे, कोई नहीं बताता है भाई, बताएंगे, पूछने में बताएंगे आप। अभी आप देखते हैं जाते आते लोग गणना करने के लिए, तो आते लोग पूछते हैं आपसे कितना कमाई है, लिख लो 10,000 5,000, वही लोग डेटा इकट्ठा के लिए कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं। कंप्यूटर सिस्टम उठता है तो शीर्षों को पकड़ा देता है, शीर्षों उठता है एनएसओ को पकड़ाता है, एनएसओ भारत सरकार को, भारत सरकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और से फिर पैसा वैसे ही फंडिंग होता है उसी तरह से। तो वैसे ही डेटा निकल के आता है, ऐसा थोड़ी नहीं कि उड़ के चला जाता है, डेटा उड़ के चला आता है। आपसे जब पूछा जाता है ना घर में घूम के, तो वही डेटा कितनी ईमानदारी से आप बताते हैं वो तो जानते ही है। तो लगभग में क्या होता है इसी प्रकार से, हालांकि सच्चाई अगर बता देते हैं तो बहुत अच्छी होती कि आपकी जीडीपी जो है, आपकी जो ग्रोथ रेट है वो क्या होती,
ज्यादा दिखाई जाती तो दुनिया में क्या होगी, इमेज आपकी थोड़ी सी अच्छी बनती। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास।